बाद में लगा कि बड़े अपमान सूचक यह शब्द होना ऐसा वो मानते हैं। और तब उस समय बेगूसराय में पकड़ की शादी होती थी। किडनैपिंग्स चंपारण के गैंग्स को इतना अच्छा लगा, इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि कोई आदमी चिट्ठी लेके आता है, नोट इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की भी सुविधा है। तो अगर एक डाकू हैं रहते दियारे में, उनके बच्चे चुनाव भी लड़ते हैं, कोई एक एक करके 26 बड़े गिरोहों का समर्पण हुआ। बहुत हुआ है नक्सली को लेकर देखिए या पॉलिटिशियंस को लेकर देखिए, जो किसी को बताया नहीं हो। जाते हैं तो 400 साल पुराने फकीर सब सच बताते हैं, थी जो मैंने आज तक किसी को बताई नहीं। अब एक कंट्रोवर्सी में बहुत हाईलाइट हुए थे डीजी शोभा जी के साथ कि विकास वैभव अब खाकी से खादी पहनने की चाह में है। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट के पॉडकास्ट में और आज हमारे साथ है जाने माने आईपीएस बिहार के विकास वैभव। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट। नमस्कार सर, हमको पहले ये जानना है कि कहाँ से यूपीएससी का कीड़ा आप में आया? आप इंजीनियर हैं, फैमिली पूरा एकेडमिक में रहा, कहाँ से यूपीएससी आया? देखिए, बहुत छोटे थे उस टाइम, मुझे लगता है क्लास 7th में थे। तो मेरा ननिहाल पड़ता है समस्तीपुर में, गांव है पुचपैका। वहाँ बगल में पांडव स्थान एक जगह है जहाँ खुदाई चल रही थी। इनफैक्ट खुदाई चल नहीं रही थी, खुदाई तो बाद में हुई। उस समय लोगों को पता चला कि कुछ प्राचीन मूर्तियाँ, कुछ प्राचीन सिक्के वहाँ मिल रहे हैं और लोग उसको लूटने की होड़ में लग गए। और तब कुछ लोगों को मैंने देखा ईंटें लेके आ रहे हैं, तब मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि भाई ऐसे तो पूरी धरोहर नष्ट हो जाएगी। और तब किसी ने बताया कि डीएम ने आदेश निकाला है 144 के लिए कि अब इसमें पुलिस भी रहेगी और लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो उसी समय मन में लगा कि जो चीज़ें समाज में इस प्रकार की चल रही हों, ऐसा कौन व्यक्ति है जो इसे रोक सकता है। और तब लगा यदि प्रशासनिक पद पर जाते हैं तो बचपन की बात थी, बाद में यात्रा चलती रही। उसके बाद उस समय पिताजी की पोस्टिंग बरौनी रिफाइनरी में थी। पिताजी इंडियन ऑयल में रहे, केमिकल इंजीनियर रहे। और फिर उनकी पोस्टिंग अचानक भोपाल हुई। भोपाल जब पहुंचे तो उस समय मैं क्लास का टॉपर था 8th में, काफ़ी लंबी यात्रा करके। वहाँ जब पहुंचे तो यहाँ बरौनी में थे तो लोग बड़े इज्जत से नाम लेते थे, बुलाते थे, बड़ा प्यार करते थे। वहाँ अचानक एक दुविधा आई जब लोग बिहारी बोलने लगे। और बिहारी इस रूप में बोलने लगे कि शुरू में तो वैसा नहीं लगा, लेकिन बाद में लगा कि बड़े अपमान सूचक यह शब्द होना ऐसा वो मानते हैं। और तब मन में और पीड़ा हुई कि भाई क्या हो रहा है। और यात्रा जब आगे चलती है तो 10th में आते हैं और 10th के बाद फिर 11th-12th में आईआईटी की तैयारी मैंने शुरू की। लगा सबसे अच्छे कॉलेज में जाऊँ। पेपर बड़े अच्छे हुए 97 में, लेकिन पेपर लीक हो गए। एक अलग दुविधा कि अब क्या हुआ। और तब जब पता चला कि पेपर लीक का केंद्र बिहार था, तब मन में लगने लगा कि जीवन में कुछ तो करना है जिसमें बिहार में कुछ योगदान मेरा हो, क्योंकि स्थितियाँ कहीं ना कहीं बिहार मुझे विचलित करता आ रहा है। और तब एक युवावस्था में लगता था क्या कर सकते हैं। कोई बड़े राजनीतिक परिवार से तो मैं हूँ नहीं, कोई बहुत व्यवसायी वर्ग से भी नहीं, बहुत पैसे वाला भी, लेकिन यदि मैं तैयारी करता हूँ। उसके बाद आईआईटी कानपुर पहुँचे। आईआईटी कानपुर पहुँचे तो पिताजी उस समय दिल्ली में थे, फिर पोस्टिंग फिर दोबारा बरौनी रिफाइनरी हुई। और गर्मी छुट्टी में जब घर जाने की तैयारी में थे तो अचानक फ़ोन आया कि घर नहीं आना है। और तब जब मैंने पूछा तो पता चलेगा, आप भी हंसेंगे, उस समय बेगूसराय में पकड़ की शादी होती थी और ऐसे लोग पीछे लगे थे। तो पिताजी ने कहा कि तुम भी आओगे, हम तो शरीफ आदमी हैं, इंडियन ऑयल की नौकरी करते हैं, कहीं कुछ हो गया तो क्या कर पाएंगे। और तब फिर वो, अब समझिए कि फर्स्ट ईयर के बाद 1 महीने में 3 महीने की छुट्टी थी, तो 1 महीने में आईआईटी कानपुर में ही रहा। और तब बिहार को और समझने की तो पीड़ा ऐसी थी कि बिहार में ऐसा क्या कि जा भी नहीं सकते हैं। और तब उस समय उपनिषद मैंने पढ़ने शुरू किया। और तब बिहार की वो इंटेलेक्ट जिसके कारण बिहार कभी बिहार बना, उसको मैंने समझा। और तब उस समय लगभग मैंने निर्णय ले लिया था कि अब जीना है तो बिहार में कुछ करना है, क्योंकि नौकरी करके बाहर तो चले जाएंगे, अपने लिए तो कुछ कमा लेंगे, लेकिन जब लौट के आएंगे और देखेंगे बेगूसराय आज भी वैसा ही है तो मन क्या कहेगा। तो इसी के लिए यूपीएससी मुझे लगा कि सबसे क्लीन माध्यम है, स्पष्ट माध्यम है, जिसमें मेहनत करते हैं, सिलेक्ट हो जाएंगे, किसी पैरवी की जरूरत नहीं है। और अब यदि आप बहुत अच्छा किया तो जो सर्विस आप चाहते हैं उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरा दूसरा सवाल है, आपने एक जगह कहा था कि पहले जो किडनैपिंग होती थी उसका बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि उसमें कैसे फिरौती मांगा जाता था, वो जानना है। ना, बगहा की बात कर रही हैं। बगहा को मिनी चंबल कहते थे। उत्तर में हिमालय की तराई, नीचे में गंडक का दियारा, और 3 स्टेट्स की, मतलब यूपी बिहार तो है ही, साथ में एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी है, नेपाल। इसमें जितने गैंग्स थे बहुत समय से चले आ रहे थे। और लोग कहते थे कि महर्षि वाल्मीकि जो वहीं के थे, उनका स्मरण करके कि उनकी भूमि रही है तो यहाँ तो तब से अपराध चलता है। याद कीजिए वाल्मीकि क्या थे, वो तो रत्नाकर थे। और कहीं ना कहीं जितने भी क्राइम्स थे लोग उसको जस्टिफाई करते थे। अंग्रेजों ने लिख दिया था यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम। तो पहले वहाँ डकैतियाँ होती थी, लेकिन अचानक 80 के दशक के बाद हम देखते हैं ट्रेंड चेंज हुआ और किडनैपिंग्स होने लगी। और किडनैपिंग्स चंपारण के गैंग्स को इतना अच्छा लगा। डकैती में तो गैंग जाती थी,
नुकसान भी होता था, कई बार गैंग का लोग पीछे हमला कर दिया करते थे। लेकिन किडनैपिंग तो बड़ा अच्छा धंधा था। इसमें लोगों को लाते थे और गन्ने की खेती दियारे में होती थी, उसमें भी लोगों की खेत कब्जा करके करते थे और उसमें लोगों को रखते थे। खिलाने के लिए कुछ ज़्यादा करना नहीं है, गन्ना खिलाइए, आराम से रखिए और जिसकी जितनी इकोनॉमिक कैपेसिटी है उसके हिसाब से उसकी मांगिए। और उसमें उस समय जब मैं गया था 2006 के बाद दिसंबर में, तो पटना का सिटी एसपी था, तो यहाँ पर किडनैपिंग जब होती थी तो पूरा शहर हिल जाता था, ऊपर से नीचे तक सरकारी मशीनरी, लगता था कि क्या हो गया। और कोई कैंडल लाइट मार्च निकाल रहा होता था, न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस बनी रहती थी, तो हेडलाइंस तो वहाँ भी बनती थी। लेकिन यहाँ पर क्या था कि पुलिस के लिए फ़ोन पे रैंसम आता था, हम लोग दिन रात फ़ोन की नंबर्स निकालते थे, डिटेल्स निकालते थे और खोजते रहते थे कहीं अगला कॉल कब आएगा। लेकिन जब बगहा पहुँचे और पहली बार मैंने बताया कि 2 लोग किडनैप हो गए हैं, तो पुलिस हेडक्वार्टर का रिस्पॉन्स बड़ा कोल्ड था, कह रहे तुम चिंता मत करो, तुम बगहा में हो, आराम से देखो चलता रहा है। और तब लगा कि भाई ये क्या बात हुई। और तब जब मैंने समझा उस पैटर्न को, तो मैंने देखा यहाँ फ़ोन भी नहीं आता है, इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि कोई आदमी चिट्ठी लेके आता है और घर पे दे जाता है कि हम, मतलब किडनैपर्स चिट्ठी लेके आते हैं, किडनैपर चिट्ठी लेके आते हैं, घर पे दे जाते हैं और उसको दे के उसमें लिस्ट बनी रहती है। नंबर 1 पैसा कितना देना है, नंबर 2 कितनी बोरे अनाज देना है, कितना दाल चावल आटा सरसों का तेल अंग्रेजी देसी। उसके नीचे रहता था चांद मार्का की लुंगी कितनी चाहिए, डोरा का बनियान कितना चाहिए, और उसके नीचे जय माँ दुर्गे एक उसका अपना मुहर रहता था, उसके नीचे बिहार सरकार और गैंग का नाम, और उसके नीचे भी एक रहता था नोट, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की भी सुविधा है। तो अगर एक बार नहीं दे तो अगर मान लीजिए कोई किडनैप हुआ और उसको इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, तो जब कंप्लीट हो जाएगा तब वो आदमी हमको वापस मिलेगा? नहीं, आप पहले ले जाइए, लेकिन अगर पे नहीं करते हैं तो फिर दोबारा और फिरौती की राशि बढ़ जाएगी, फिर आप दोबारा पकड़ के ले जाएंगे। आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगा कि बेसिक नीड ऐसे खुद दे के जा रहे हैं कि ये लीजिए चिट्ठी और ये दे दीजिएगा? तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैं तो इनफैक्ट उस समय दिखता था ना, तो अभी मैंने सोचा था मालगुडी डेज जैसे लिखा गया था वैसे कोई बुक लिखूंगा। मैंने लिखना शुरू भी किया था, उसको मैंने बाद में ब्लॉग्स में कन्वर्ट किया। तो उसको मैंने जब समझा तो मैंने देखा कि बड़े एंट्रेंस्ड है, जो डाकू हैं रहते दियारे में, उनके बच्चे चुनाव भी लड़ते हैं, कोई पंचायत चुनाव लड़ता है, कुछ के तो विधानसभा भी लड़ गए। कैसे इसको मन में इच्छा थी बिहार के लिए कुछ करना, मैंने बताया बचपन से थी। और जब चंपारण पहुंचे तो लगा कि कुछ तो करना है, कैसे किया जाए। पहले पुलिस के ऑपरेशन रहे तो व्हाइट पैंथर, ब्लैक पैंथर, बड़े बड़े नाम, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं। इस पर लगा नहीं, लोगों से जुड़ना होगा। और तब हम लोगों ने ये किया कि पहला तो काम ये किया कि इकोनॉमिक्स गन्ना को कटवाना शुरू किया। पुलिस के कैंप्स लगे दियारे में और एक नया इतिहास बन रहा था। पुलिस रही, करीब 26 लाख रुपए पहले साल में सरकार के खजाने में जमा हुए जो डकैतों हो जाते। ये बात 2006-07 की मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद अगले साल भी इसी प्रकार रहा, गन्ना हमने लगने नहीं दिया। 320 एकड़ जो खेत थी जिसमें लोग गन्ना लगाते थे, उसको हम लोगों ने गरीबों के बीच पर्चा बंटवाने के लिए प्रशासन से कहा, वैसा कर दिया गया, सबको 1-1 एकड़ भूमि दी गई। अब हुआ ये कि हम लोगों से तब जुड़ने लगे और सोच बदलने का प्रयास करने लगे। हमने कहा कि तुम कहते हो कि वाल्मीकि के समय से अपराध चलता है, लेकिन रत्नाकर, यदि रत्नाकर ही रहे होते तो विश्व किस वाल्मीकि को जानता है। और बात पहले एक परिवार को हिट की, उस पर मेहनत लगी। उसके बाद जब शुद्ध भावना मन से थी निकलने लगी, उसमें हमारे पुलिस के जो एसोसिएशन के लोग होते हैं, तो नॉर्मली वोट मांगने में एक्सपर्ट होते हैं, उनको हम लोगों ने यूज़ किया। हमने कहा तुम जब कन्विंस करके अपने लिए वोट ला सकते हो, थोड़ा कम पुलिस के लिए कर दो, तुम ही डकैतों के परिवारों से बात करो। और इतना अच्छा रिजल्ट आया, एक एक करके 26 बड़े गिरोहों का समर्पण हुआ। और जो किडनैपिंग की संख्या करीब 100-50 रहती थी, यहाँ तक कि गाड़ियाँ भी किडनैप हो जाती थी और हर पैसेंजर को उसकी कैपेसिटी के हिसाब से छोड़ा जाता था। दैट फिगर केम डाउन टू 0 इन 2008। और उसके बाद से मिनी चंबल आज कोई बिहार में कहता नहीं है और कहीं नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी था ये। स्टोरी मैंने कभी सुना भी नहीं था किसी ऑफिसर से कि ऐसा कुछ होता था। अच्छा, आपका एनकाउंटर्स बहुत हुआ है, नक्सली को लेकर देखिए या पॉलिटिशियंस को लेकर देखिए, उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें या बात करना चाहें तो प्लीज़। नक्सल एनकाउंटर्स तो मोस्टली रोहतास में ही हुए, जहाँ पर उस समय काफ़ी एक्टिविटी चल रही थी। वर्ष 2002 में DFO साहब थे संजय सिंह, जो हमारे सीनियर थे सर्विस में, उन शहीद हुए थे। फिर 2006 में DSP भी शहीद हुए। और बड़ी विकराल परिस्थिति, प्रति वर्ष अनेक पुलिसकर्मी मारे जाते थे। और मन में एक होता है ना, युवावस्था का जोश होता है, कुछ करना है, बदलना है, जो बचपन से चला आ रहा तब तक रोहतास में बदलेंगे। तो पहले व्यक्ति क्या करता है, दिमाग लगाता है कि भाई चलो जितना फोर्स के साथ हम चढ़ते हैं। तो उसी प्रकार का प्रयास हुआ। उसमें एनकाउंटर बड़ा नज़दीकी हुआ था। सोली एक गाँव है, वहाँ पर हम लोगों ने सोचा नहीं था कि पहाड़ के ऊपर स्कूल में नक्सल होंगे, लेकिन सुबह 5 बजे जब पहुँचे तो पूरा स्कूल नक्सल के कब्जे में था। स्कूल में 200 बच्चे भी थे, आवासीय विद्यालय था। गोलियां चली, भगवान की कृपा से हमारा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था पुलिस नक्सलियों के मान में घुसी थी। उसके बाद भी एनकाउंटर्स हुए, इलेक्शन के टाइम पर भी हुए। लेकिन परिवर्तन तब आया जब हम लोग
ने स्ट्रेटजी बदली। एक तो ऑपरेशन हम लोग कर ही रहे थे, लेकिन लोगों से जब जुड़ने लगे, और विशेष रूप से उनका जो इतिहास था कि जितने पहाड़ पर लोग थे आदिवासी थे, खरवार थे, उरांव थे, और वही लोग समर्थन देते थे उग्रवादियों का। तो उग्रवादियों के लिए हम विरोध करते तो हम सफल नहीं होते। लेकिन हम लोगों ने कहा कि आपके पूर्वज इतने यशस्वी थे जिन्होंने रोहतास किले जैसे कीर्तिमान को 1500 फीट की ऊंचाई पर तब स्थापित किया जब न ऐसे टेक्नोलॉजी थी, न रोड्स थे। तो सोचिए कितने महान लोग थे। जितने पहाड़ के लोग थे उनको लगने लगा कि नक्सलियों की वजह से हमारे क्षेत्र में विकास संभव नहीं है। देन दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, और नक्सलियों के प्रश्न बड़े तीखे होने लगे। उनको लगने लगा जो हमारा समर्थन का जो बेस था वो ध्वस्त होता जा रहा है। तो उन्होंने कार्रवाई भी करनी शुरू की, कुछ लोगों को मारा भी। लेकिन तब ग्रामीणों का ऐसा विरोध हुआ कि उग्रवादियों को सरेंडर करना पड़ा, उन्हीं शस्त्रों के साथ जो कभी पुलिस के साथ उन्होंने लूटा था। तो मैंने इसमें यही सीखा कि हमारी जो विरासत है बड़ी समृद्ध रही है, उसमें जो संदेश है आज भी उसमें इतनी क्षमता है प्रेरित करने की कि यदि आज भी हमने उसको उस रूप में उपयोग किया, वर्तमान पीढ़ी को प्रेरित किया अपने पूर्वजों की कृतियों से, तो निश्चित आज के वर्तमान में भी हम एक ऐसा परिवर्तन देख सकते हैं। बगहा में भी मैंने वैसा ही देखा। जिस परिवर्तन को चंपारण ने कभी वाल्मीकि के रूप में देखा था, उसी का जब हमने फिर से आह्वान किया, पुनः वैसा ही परिवर्तन फिर देखने को मिला। और रोहतास में भी जब हमने उनकी बात की जो खुद को राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताशु के वंशज मानते थे, तो उस प्रेरणा ने इस प्रकार की एक ऊर्जा का प्रसार किया कि चीजें बदल गई। जो असंभव था संभव हो गया। सर, बगहा की कोई इंटरेस्टिंग कहानी जो आपको याद हो और आप बताना चाहें हमारे दर्शकों के साथ? जो किसी को बताया नहीं हो। हाँ? देखिए, बगहा मेरी पोस्टिंग जब हुई थी ना, तो 4 किसानों की हत्या हो गई थी। तो बड़ा पहुंचे भी थे, बड़े लंबी कहानी है, रास्ता भटक गए, पहुंचे। उसी समय पटना से पहुंचे तो मैंने बताया कैसे किडनैपिंग्स पे कैसा रिएक्शन था। एक किडनैपिंग कुछ केस के बारे में उसमें पता चला, डीजीपी साहब का फोन आया। उन्होंने कहा कि कोई केस दर्ज नहीं कर रहा है, मुंबई से कुछ लोग मिलने आए हैं और बता रहे हैं कि एक फिल्म मेकर थे पीयूष कोठारी, वो जाना चाहते थे बगहा भूतों पर कहानी बनाने के लिए। वहाँ एक भूत कुछ एक गांव है जिसमें लोग खिलाते हैं, गुबरहिया गांव है। तो उसी पर वो डॉक्यूमेंट्री बनाना शूट करना चाहते थे, बट वो उसका गायब है। निकले थे गोरखपुर से बगहा के लिए, बट समहाउ ही लॉस्ट। तो फिर हमने कहा फिर ठीक है, हम लोग बगहा में ही केस कर लेते हैं। और जब केस किया तो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि लोग आए, उनको उन्होंने कहा चाहिए बगहा एसपी आपसे मिलेंगे, आप चले जाइए, आपको पुलिस एस्कॉर्ट दे रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग थे, उनको लगता था एक फिल्म मेकर तो पहले किडनैप हो गए हैं और हम में से कोई किडनैप हुआ तो पता नहीं। और उनसे डील मांगा जा रहा था 1 करोड़ का, उसमें रैंसम कॉल हुआ था। बात 2006 की है। तो बड़े डरे हुए सहमे हुए से आए। और तब बगहा ऐसा था कि उसमें बहुत होटल्स भी नहीं थे जहाँ किसी को रखा जाए। मुझे भी लगा कहीं और बाहर रहे और कहीं यही किडनैप हो गया तो क्या होगा। तो पुलिस का जो बैरक था, घर में जो सिपाही लोग रहते थे, वहीं तीनों रहने लगे। और मुझे याद आता है कि शुरू में जब मैं बगहा पहुंचा था तो मैं तो घूमता रहता था, ये तीनों मेरे घर पे रहते थे और महाराष्ट्र के थे। उसमें अलग अलग उनकी कहानियां भी सुनने को मिलती। सब 50+ थे और सबके एक्सपीरियंस थी। उसमें से एक आदमी जो था वो कहता था कि मेरे ऊपर कोई फकीर आते हैं, और जब फकीर आते हैं तो 400 साल पुराने फकीर सब सच बताते हैं। तो वो अपने सभी दोनों मिलते हैं दिन में और दोस्त के बारे में पूछते बताओ पीयूष कहाँ है, तो मंत्र पढ़ता। फिर जब फकीर आते थे तो फकीर बीड़ी मांगते थे। तो ये दोनों जो थे 3-3 पैकेट बीड़ी लेकर रखते थे और फटाफट बीड़ी वो जलाता और फूकता और खत्म। और फिर कहते थे कि जब आत्मा चली जाती है तो बीड़ी का स्मेल नहीं आता है। वो आदमी नॉर्मली बीड़ी नहीं पीता है, बट जब वो पीता था बिल्कुल आंख वैसा करके बोलता था कि पीयूष यहाँ है, बगल में गन्ने का खेत है, भैंस बंधी हुई है, नदी है। बट उसका कुछ कैसे पता चलेगा कहाँ थे, दियारा तो वैसा ही है। अल्टीमेटली काफ़ी 15 दिनों बाद पता चला उनका, गोपालगंज के दियारा में मिले। इन लोगों ने क्या कैसे, बहुत पुलिस टीम भी लगी साथ में, काफ़ी ऑपरेशन हुए, अल्टीमेटली इट वर्कड आउट एंड पीयूष वाज रेस्क्यूड सेफली। तो एक बड़ी अलग कहानी थी उस समय की। और बाद में मिले भी और मुंबई चले गए। आप चेक किए थे कि सच में फकीर आते थे कि नहीं? नहीं, मुझसे कहा गया था, दिखने में तो ऐसा ही लगता था, कुछ अजीब सा है। और फिर मुझे ही लगता था, लेकिन वो एक एंटरटेनमेंट था मेरे लिए उस समय कि भाई क्या हो रहा है। और मेरी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि भाई कम से कम पीयूष कोठारी आ जाए, मुंबई से फिल्म बनाने आए, यहाँ गायब ना हो जाए, मिले। उनको भी लगभग 3.5 महीने लगे। 3.5 महीने गैंग के साथ रहे और उसके बाद छूटे। अब पीयूष कोठारी जी आज कहाँ है, क्या स्टोरी है, क्या चल रहा है, आई डोंट नो। बट ये एक स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग थी जो मैंने आज तक किसी को बताई नहीं। यूपीएससी जब आप क्लियर किए थे और अभी के टाइम में बहुत डिफरेंस आ चुका है, और आप उस टाइम क्या डिफिकल्टी फेस किए थे वो जानना चाहेंगे। देखिए, यूपीएससी की मैंने तैयारी शुरू की थी तब जब मैं आईआईटी में ही था, 3rd ईयर में था। मेरे सब्जेक्ट्स थे मैथमेटिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यूपीएससी की जो तैयारी होती है बड़े वास्ट सब्जेक्ट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शनल्स होते हैं, ऐसे पेपर होता है, बहुत सारी ऐसी जनरल अवेयरनेस की बातें होती हैं। तो अक्सर क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में जो पढ़ना चाहिए उसको नहीं पढ़ते हैं। मतलब
आपने पढ़ा बहुत कुछ, एग्जाम में क्या लिखना है, जब आप उसके हिसाब से देखोगे तो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो आपको करना ये चाहिए कि जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको आप अच्छे से समझ लें, एग्जामिनर किस टाइप की चीज़ें पूछते हैं, और तब सोचें कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, बड़ा वास्ट सब्जेक्ट्स हैं, बहुत कुछ नया भी होगा आपके लिए, तो हिम्मत नहीं हारना है, लंबा चलता है। प्रीलिम्स आप देंगे, मेंस देंगे, फिर इंटरव्यू कॉल आएगा, और इस पीरियड में कुछ ना कुछ घर में भी चल रहा होगा। अपने ग्रेजुएशन किया हुआ होता है, बहुत लोग जॉब के लिए भी चाहते हैं, बहुत दूसरी चीज़ें चाहते हैं, घर का प्रेशर होता है, तो बहुत चीज़ें आपको विचलित करेंगी। कई बार जैसे मैं तो IIT कानपुर से निकलने के बाद दिल्ली चला गया था, वहीं एक रूम लेकर रहता था, वहीं पढ़ाई कर रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, लेकिन मन में अगर आप निश्चय है कि मुझे करना है, तो मेरे बड़ा शौक था। पहली बार जब मैंने दिया तो अच्छी तैयारी थी, लेकिन मेरा मेंस का इंटरव्यू कॉल नहीं आया। उस समय यदि टूट गए होते तो आज IPS नहीं बने होते। तो ऐसे परिस्थितियों में जो आपने मेहनत की है उसको और अच्छे से समझना कि क्या करना है, और यदि कुछ बड़ा जीवन में करना चाहते हो तो यही समय हो, जितनी मेहनत की है व्यर्थ ना हो। तो स्ट्रेटेजी बना के अच्छे से यदि हम करते हैं, सफलता जरूर मिलेगी। सर कौन से अटेम्प्ट में आपका क्लियर हुआ था UPSC? मेरा सेकंड अटेम्प्ट हुआ था। आपका पॉलिटिशियन के साथ भी बहुत एनकाउंटर्स हुआ है, अगर उसके बारे में अगर आप शेयर करना चाहें, कुछ ग्लिम्स, नाम लेना चाहें या नहीं लेना चाहें, लेकिन वो इंसिडेंट अगर आप शेयर करना चाहें। देखिए, जीवन में मैंने कहा ना, बदलाव करने की इच्छा के साथ मैं बिहार आया था, और बिहार में जो परिस्थिति थी, बहुत चीज़ों को कैजुअली हम लोग लेते हैं, होता है ना, कुछ चीज़ें चल रही हैं चल रही हैं, मेरा तक नहीं, जो सही है वही करूँगा, टस से मस नहीं होंगे। इफ़ यू डू द राइट थिंग यू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, इफ़ यू डू द रॉन्ग थिंग यू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। तो अब ये आपके ऊपर आप क्या करते हो। तो कई बार जो गलत है वो करने में आप आसानी से निकल जाते हो, उस समय के लिए आपको लगता है कि आसान है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेज आज न कल आपको प्रतिक्रिया झेलनी पड़ती है। उसी प्रकार जो सही है उस समय कई बार होता है कि आपने जब किया तो बड़ी कठिनाई हो जाती है, बड़ी मुश्किल होती है, और आप बड़े विचलित भी होते हो, लेकिन लंबे समय में यदि आप सही कर रहे हो तो सही होता है। तो पॉलिटिशियंस के साथ मैं यही कहूँगा कि यदि किसी के मन में ऐसा था कि गलत करके निकल जाएंगे, और जब मैं वहाँ था तो ये मैंने होने नहीं दिया। मैंने प्रयास किया कि जो कानून का राज है कायम रहे, और व्यक्ति को कितना भी शक्तिशाली हो, मैं तो मानता हूँ कि हर व्यक्ति में ईश्वर ने वही क्षमता दी है, वही शक्ति दी है, और हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य को समय के हिसाब से समझता है, खुद को जानता है। तो इसलिए किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा हमेशा ये रहा, बी फर्म बट पोलाइट, काम वही करेंगे जो सही है। और इस पे बहुत तरह की बातें हुई, कई लोग ऐसे थे जिनको अनुमान नहीं था गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन गिरफ्तार हुए, जो उन्होंने खुद विश्वास नहीं किया। कई को था कि हम ऐसा विरोध करेंगे, लेकिन जब उनको लगा तो जनता भी उनके साथ नहीं रही, क्योंकि जब सही करते हो ना, तब देखोगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं समाज में, तो समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता है जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होती है। और जब कुछ ऐसे अच्छे काम लेके आप करते हैं तो आप देखेंगे बहुत सारे सज्जन जाग जाते हैं, और फिर अपने आप चीज़ें जो लोग सोचते हैं कि ऐसा होगा वैसा नहीं होता, बहुत स्मूथली चीज़ें निकल जाती हैं। मैंने यही अनुभव किया है। अगर हम अभी रिसेंट इंसिडेंट के ऊपर बात करें तो आपका एक कंट्रोवर्सी, आप नहीं रहते कंट्रोवर्सी में, लेकिन आप एक कंट्रोवर्सी में बहुत हाईलाइट हुए थे DG शोभा जी के साथ, जिसमें अगर हम लोग कहते हैं बिहार में कि कोई आत्मसम्मान पे कोई ऑफिसर अगर अपना आवाज़ उठाया है तो विकास वैभव है। तो वो जो इंसिडेंट था, आपने ट्वीट किया था, फिर आपने डिलीट किया था, लेकिन आप उस पॉइंट पे रहे थे। आपके ट्वीट पे नीतीश कुमार ने कहा था कि ये गंदी चीज़ है, ये नहीं करनी चाहिए थी, ये डिपार्टमेंट की बात थी, वहीं से वहीं निपटा देनी चाहिए थी। उस पर आपका क्या स्टैंड था, और वो जो इंसिडेंट चला इतना, उस पर आप कैसे ब्रेवली खड़े रहे, क्योंकि लोग इस पर डिज़ाइन कर देते हैं और बोलते हैं कि ठीक है हम अपनी बात वापस ले रहे हैं, लेकिन आप वापस नहीं ले रहे थे, उस पर क्या कहिए। देखिए, इस विषय में सरकार के द्वारा भी मुझसे पूछताछ की गई और मैंने बड़े विस्तार से सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है। तो मैं कहना यही चाहता हूँ, कई बार स्थितियाँ जो है ना सामान्य होती हैं तो सामान्य होती हैं, बट कई बार असामान्य हो जाती हैं, और जब परिस्थितियाँ असामान्य हो तो कई बार उसका उस रूप में यदि आप देखें, आप जैसे आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं बचपन से मानता हूँ, आज भी मानता हूँ, और कई बार वैसा हो जाता है जब, तो उसमें समझना पड़ेगा परिस्थितियाँ क्या थी। जो सौम्य व्यवहार के व्यक्ति भी यदि उसको ऐसी परिस्थितियाँ में देखेंगे तो हो सकता है कि उसका व्यवहार असामान्य हो। तो कहना ये चाहता हूँ कि उद्देश्य मेरा जो बचपन से रहा वही रहा है, और आज भी कर्तव्यनिष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों को निर्वहन का प्रयास करता रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ। जैसे आपका ऑनेस्टी है और आप उसी पे खड़े हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये फील नहीं होता है कि आप कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट से दूर होकर दूसरे डिपार्टमेंट, आज आप एडवाइज़र हैं बिहार स्टेट प्लानिंग बोर्ड के, तो कहीं ना कहीं पुलिस वाला जो आपका था, जो आप सोचे थे कि मुझे वो करना है, उससे थोड़ा हटकर आपको पोस्टिंग मिला है, उससे थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ होता है ना कि इमोशनल बॉन्डेज की, ऐसा नहीं होना चाहिए था कुछ तो? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मैं देखने की दृष्टि अलग है, सब कुछ
तय करने वाला कौन है? ऊपर वाला है। वो जानता है आपको किस समय कहाँ होना चाहिए। तो मैं तो ये देखता हूँ कि यदि आज मैं बिहार राज्य योजना परिषद में हूँ तो मैं तो लेट्स इंस्पायर बिहार एक कैंपेन चला रहा हूँ। मैं चाहता हूँ बिहार का भविष्य उज्जवल हो, युवाओं को प्रेरित कर रहा हूँ। तो बिहार के प्रेरित करने के लिए अधिकांश रूप में मैं विरासत की बातें करता हूँ, इकोनॉमी की बात करता हूँ। उसमें और गहराई तब आएगी जब मैं और चीज़ों को पढ़ूँ, समझ सकूँ। तो मेरे लिए बड़ा अच्छा समय है इन चीज़ों को समझने का कि स्टेट प्लान कैसे बनता है, स्टेट प्लान में क्या क्या डिपार्टमेंट्स में किस प्रकार की प्लानिंग होती है। तो ऐसा समय कहाँ मिलता है सर्विस में करते करते। और जिस हिसाब से मैं लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ईश्वर चाहता है कोई अच्छा उद्देश्य है इसका, उसमें मेरी क्षमता और बढ़े। तो इसलिए ईश्वर ने ये तय किया और आज मैं यहाँ हूँ। तो हम तो निमित्त मात्र हैं, करने वाला तो कोई और है। लेकिन जो भी आप करते हैं, जैसे वर्ष 2016 में मैं था, उस समय AIG ट्रेनिंग, ठीक है ना, उस समय पटना SSP के बाद बने थे। तो बहुत लोगों ने कहा कि भाई आप तो कहाँ चले गए। तो वो समय मेरे जीवन का स्वर्णिम काल था, क्योंकि उस समय एक वर्ष मुझे पूरा मिला जिसमें मैं पूरा महाभारत पढ़ सका। और ऐसे मैं सोचता रहता कि महाभारत पढ़ेंगे तो समय मिलता ही नहीं। 2 महीने में 1 वॉल्यूम पढ़ा और करीब 6 वॉल्यूम है महाभारत के। और महाभारत को पढ़ने से भारतीय संस्कृति को समझने की जो डेप्थ आई, वो मैं दावे के साथ कह सकूँ बहुत लोगों को नहीं है। क्योंकि महाभारत में बहुत सारे जो कैसे हमारी सोसाइटी इमर्ज की, पुराने समय की सोच क्या थी, उसको वर्तमान में किस रूप से हम देखते हैं और आगे कैसे सोचना है। जैसे भीष्म पितामह और युधिष्ठिर का जो संवाद है शांति पर्व में, यदि उसको आप पढ़ लें तो वर्तमान राजनीति तो भविष्य की राजनीति को भी आप अच्छे से प्रेरित कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें तो लोगों को सीखना चाहिए किस चीज़ के लिए महाभारत में हम जाने जाते गए और क्या है। और ऐसा सीखने का सौभाग्य मुझे तब मिल सका जब थोड़ा मुझे और समय मिल सका और वैसे अच्छा था। उसी प्रकार से मैं देखता हूँ ये समय जो अध्ययन का जो समय है, जब इस तरह के डिपार्टमेंट से आपकी पोस्टिंग होती है, तो ईश्वर ने कुछ ना कुछ एक लंबी चीज़ तय कर रखी है और आप उस समय पर जहाँ सबसे उपयुक्त आपके लिए है तो वो चुनता है। तो मैं तो इस रूप में देखता हूँ। बड़ा जीवन में केवल एक ही चीज़ आप करते रहे तो क्या होगा। जैसे मैं कहता हूँ जब कुछ बड़ा परिवर्तन हो तो उसमें व्यक्ति को अपनी भूमिका से बाहर निकल के करना होता है। जैसे जब पश्चिमोत्तर से आक्रमण हो रहा था और आचार्य चाणक्य यदि सोचते कि मैं तो शिक्षक हूँ, मेरा काम केवल सिखाना है, शिक्षा देना है, तो गुरुकुल की परिधि लंघते क्या। लेकिन उन्हें लगा कि नहीं, तक्षशिलाधीश भी अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा, और जब राजकुल अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा तो गुरुकुल तो अपना स्थान अवश्य लेगा। और तब याद कीजिए उस समय जब भारत पर यवन योद्धा आए, वीर अलक्षेंद्र का आक्रमण हुआ, तो पहला प्रतिकार किसी राजकुल ने नहीं किया था, तक्षशिला के गुरुकुल ने किया था, जिसकी प्रेरणा एक पाटलिपुत्र के रहने वाला आचार्य चाणक्य की थी। तो व्यक्ति जब उस प्रकार का कुछ असाधारण करना चाहता है, अपनी भूमिका को लांघता है, तो कुछ असाधारण तब होता है जब ईश्वर की प्रेरणा विद्यमान होती है और चाहती है। और तब छोटे छोटे राज्यों को, गणराज्यों को छोड़कर अपने जीवन काल में आचार्य चाणक्य ने अखंड भारत के साम्राज्य को स्थापित कर दिया, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। और 1-2 वर्षों तक नहीं रही, सैकड़ों वर्षों तक रही। तो कई बार परिस्थितियों के हिसाब से हम जब कुछ लांघते हैं, कुछ सोचते हैं, तो इसको विचित्र रूप में उस समय भले देखते हो, लेकिन यदि आपके मन में भावना शुद्ध हो तो निश्चित ईश्वरीय प्रेरणा से कुछ बड़ा काम आप कर सकते हैं। सर यहाँ पे भी देख सकते हैं लेट्स इंस्पायर बिहार, हर जगह पूरे इंडिया में पूरा फेमस कर दिए हैं आप। क्या है उसका एम, क्या है, किस विजन के साथ आप चल रहे हैं, वो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहिए और कैसे वो जुड़ सकते हैं आपके इस। देखिए, लेट्स इंस्पायर बिहार, बिहार का ही संदेश हमारे पूर्वजों की दृष्टि है जो कहती है कि भेदभाव से परे सोचो। यदि आप भेदभाव में उलझे रहोगे जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, तो आगे नहीं बढ़ते। बिहार की दृष्टि क्या थी, बिहार की सोच को आप देखेंगे क्यों ऐसा था कि जब रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे, तो हम व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़कर अखंड भारत के साम्राज्य को बना सके। कहीं और से भी बन सकता था। कारण बड़ा स्पष्ट था, वेदांत की भूमि रही है। हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स थे, तो इंटेलेक्चुअल जायंट्स ऑफ द टाइम, और नॉट जस्ट मैन, महिलाएं भी। गार्गी का स्मरण कीजिए, मैत्रेयी का स्मरण, कौन थे और क्या सोच थी। हर व्यक्ति में उसी ईश्वर के रूप को देखना, उसी गुण को समाहित पाना, इस प्रकार की सोच जहाँ विकसित हो गई, वह तो किसी प्रकार के वादों में उलझेगा ही नहीं। इसीलिए हम देखते हैं बिहार की सोच जब देखते हैं तो जातियों से हम परे सोच रहे थे। बाकी जगह आप देखिए केवल क्षत्रिय शासन करेंगे, बड़ा उस प्रकार का भाव था, लेकिन बिहार में कुछ अपवाद प्रस्तुत करने का भाव था, कुछ नई चीज़ों को करने का भाव था। इसीलिए सबसे जो निम्न वर्ग से आते थे, नंद वंश, उनका उदय इस बिहार में संभव हो सका, जो कहीं और कल्पना नहीं कर सकते। और जो सामर्थ्यवान जब शासन करता है, चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अब देखिए उसी प्रकार से जब नंदों का सामर्थ्य बढ़ा तो अलक्षेंद्र भी जब आए, उनको लौटना पड़ा, सेना में विद्रोह हो गया, और तब मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। तो मौर्य साम्राज्य क्षत्रिय तो नहीं थे उस प्रकार के समय को। अब देखिए चाणक्य यदि आचार्य थे, उनके मन में इस प्रकार के भाव होते कि भाई किसी क्षत्रिय का चयन करना है, हाँ, तो क्या होता है। लेकिन चाणक्य की सोच कितनी बड़ी थी, तो बिहार की वही सोच थी। यही कारण था कि वैशाली में जब पहले विश्व के गणतंत्र का उदय होता है, वहीं होता है, जो उत्तर बिहार का पूरा क्षेत्र है। सोच बड़ी थी, तभी हम विश्वविद्यालय तब स्थापित कर सके जब यूरोप में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना नहीं। आज हम क्या कर रहे हैं, 10 लोगों को बिठा दिए तो भी होता है भाई आप किस जाति के हैं,
अपनी जाति में तो अपने गोत्र के नाम पे लड़े जा रहे हैं। अरे भाई, संघर्ष कहाँ तक करोगे? वेदांत की भूमि को कभी तो वहन करो, अपने पूर्वजों की परंपरा को धारण करो, और तब जानो कि जिस समय तुम बड़ा सोचते थे, तुम अखंड भारत कुछ साम्राज्य को बना सके थे जो अफगानिस्तान के पार तक थी। आज यदि तुम इस प्रकार संघर्ष में उलझे रहे तो बिहार सबसे पिछड़ा राज्य तो बना ही चुके हो, और क्या दुर्दशा देखना चाहते हो? हम तो उस बिहार को देखना चाहते हैं जहाँ शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो, जिसमें कभी पूरे विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे, उसमें इस प्रकार की पुनः जागृति हो। यही है लेट्स इंस्पायर बिहार। और इसमें राजनीति से नहीं होगा, किसी छोटे माध्यम से नहीं होगा। हर बिहार का व्यक्ति जब कुछ योगदान करना प्रारंभ करेगा, विशेषकर वह जो सक्षम है, उनके द्वारा कुछ योगदान समाज के उन वर्गों का जिनको आवश्यकता है, यदि हम करने की उस परंपरा को प्रारंभ कर सके, मिलकर कर सके, एक सामाजिक क्रांति के रूप में, आंदोलन के रूप में, निश्चित हम बदलेंगे। यही है लेट्स इंस्पायर बिहार। स्वैच्छिक रूप में करीब 60,000 लोग जुड़े हैं। आप भी जुड़ सकते हैं, कोई अन्य भी जुड़ सकते हैं, किसी व्यक्ति का अभियान नहीं है। इसको हम जन जन का अभियान बनाने की इस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि ये बिहार की दृष्टि है, किसी और की नहीं, अपने ही पूर्वजों की। धारण कर लोगे तो अपने जीवन काल में बिहार को पुनः भारत में अग्रणी स्थापित करोगे ही, भारत को नई दिशा भी हम इसी भूमि से पुनः देंगे। एक मैसेज हमारे युवाओं के लिए जो आप देना चाहेंगे? सबसे पहले परिश्रम कीजिए और स्थापित हो जाइए। समाज को प्रेरित वही कर सकता है जो सक्षम हो और उस प्रकार से एक प्रेरणा का प्रसार कर सके। तो पहला तो लक्ष्य यही होना चाहिए कि जीवन में सफल हो जाए, कुछ जो चाहते हैं उसको प्राप्त करें परिश्रम के साथ। और एक बार स्थापित हो गए, कुछ समय समाज के लिए कुछ योगदान अवश्य दीजिए। मिलकर जब देंगे तभी आने वाला भविष्य उज्जवल होगा। एक हवा में एक खबर है और उस पर आप ही मोहर लगा सकते हैं। सुनने में आ रहा है कि बेगूसराय से आपको टिकट मिलने वाला है, भाजपा को आप ज्वाइन करने वाले हैं। इस पर हाँ या ना के अलावा कुछ नहीं सर, क्योंकि हमने देखा है आप इस बातों को बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से हटा देते हैं। हमें जानना है कि क्या ये इस बातों में कोई सच्चाई है, आप भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं या लोकसभा चुनाव में विकास वैभव भी हमें दिखने वाले हैं? नहीं, इस पर तत्काल तो मैं ना ही कहूँगा, क्योंकि ऐसी कोई बात है नहीं। लेकिन ये जरूर कहना चाहूँगा, मेरे जो मन के भाव हैं, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की भूमि तुझे कुछ और भी दूँ। बेगूसराय मेरी मातृभूमि है, बिहार कि विकास वैभव अब खाकी से खादी पहनने की चाह में है। कुछ देना चाहता हूँ, राष्ट्र को कुछ देना चाहता हूँ, और इसी उद्देश्य के साथ लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान भी चल रहा है। और मुझे लगता है कि केवल राजनीतिक जो प्रयास होते हैं ना, कुछ समय के लिए होते हैं, उनका लक्ष्य कुछ सीटों तक, कुछ चुनावों तक रहता है। लेकिन जिस प्रयास में मैं अभी लगा हूँ, बिहार में एक सामाजिक पुनः जागरण के अभियान में लगा हूँ, जो समाज के माध्यम से ही संभव है। वो राजनीतिक नहीं, सामाजिक शैक्षणिक अभियान है, उसमें मैं जुड़ने के लिए सभी से आह्वान कर रहा हूँ। तो ये थे विकास वैभव। इनका कहना है कि अभी के लिए तो ना है, लेकिन आगे के आने वाले परिस्थितियों का नहीं पता, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। इनका मेन विजन है कि ये समाज सेवा करे और लेट्स इंस्पायर बिहार को और आगे स्टेज पे लेके जाए।